हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एमएसटी 10 के एक प्रश्न के बारे में बात की थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि, या फिर इस पर ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि स्त्री के अधिकार का प्रश्न और प्रेमचंद की नारी विषयक दृष्टि को रेखांकित कीजिए। इन दोनों तरीकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इसका उत्तर देखें हम लोग। प्रेमचंद जी जो है वो स्त्रियों की समस्याएं हों या फिर दलित समाज की समस्याएं हों या फिर किसानों की समस्या हो, चाहे सांप्रदायिकता ही क्यों न हो, प्रेमचंद ने सभी विषयों पर गंभीरता से विचार किया है और उस पर लेखन कार्य किया है। प्रेमचंद जी का लेखन जो है 1900 ईस्वी के आसपास शुरू होता है और 1936 तक बिल्कुल निरंतर गति से चलता है। पहली हेडिंग जो है इसमें स्त्री शिक्षा, उस बारे में हम लोग देखें तो प्रेमचंद जी उस समय भारतीय समाज में स्त्रियों और दलितों के लिए दोहरी गुलामी का समय था। और निराला जी ने भी लिखा है कि हमारे समाज में स्त्रियां दासों की दासियां हैं। यह वह समय था जिसमें कि स्त्रियां एक साथ उपनिवेशवाद और सामंतवाद की चक्की में पिस रही थी। यह राजनीतिक और सामाजिक दासता का कारुणिक इतिहास है। दुनिया भर के इतिहास में यह खोजना मुश्किल नहीं है कि जो भी समाज गुलाम रहा हो उसका सर्वाधिक दंश जो है वो स्त्रियों ने झेला है। और समानती समाज में प्रतिद्वंदियों पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी स्त्री का अपहरण सबसे प्रिय अस्त्र था। और आज भी इस देश में सामंती मानसिकता का अंत नहीं हुआ है। कश्मीर में हिंदू स्त्रियों के साथ और गुजरात में मुस्लिम स्त्रियों के साथ जितने भी दुराचार हुए हैं वो इन सब मानसिकताओं का ही परिणाम है। प्रेमचंद जी स्त्री की शिक्षा को बहुत जरूरी मानते थे। दहेज के प्रसंग में वे लिखते हुए कहते हैं, हमें तो इसका एक ही इलाज नजर आता है और यह है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग अपने लड़कों को छोड़ देते हैं। और उनको विवाहित देखने का मोह तो हमें छोड़ देना चाहिए और युवकों के विषय में उसके पथभ्रष्ट हो जाने की परवाह नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें लड़कियों पर भी विश्वास करना चाहिए। यहाँ दो बातें बिल्कुल साफ हैं, ये जो प्रेमचंद जी ने अपने लेख में बताई हैं। पहला तो ये कि दहेज जैसी मानवीय प्रथा से उत्पन्न जो क्षोभ है उसको सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प मार्ग, और दूसरा जो है वो सदियों से पुरुष स्त्री को सिर्फ घर के भीतर रहने वाली चीज के रूप में देखते हैं और उनकी शारीरिक कमजोरी का बहाना करते रहते हैं। पुरुष को सदा से लगता रहा है कि स्त्री अबला है, वह कोमलांगी होती है, बाहर का संसार उसके लिए ठीक नहीं होता, आदि आदि। और स्त्री शिक्षा पर प्रेमचंद ने अपने एक अन्य लेख जो है उनका कुमारी शिक्षा का आदर्श, उसमें लिखा है कि मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया है कि अब वे माताएं और गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन पकाना नहीं जानते तो स्त्री क्यों सीखे। जो विद्या पढ़कर पुरुष रोटी कमाता है और इसलिए औरतों को अपनी नौकरानी समझता है, वही विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती हैं। वह खाना क्यों पकाएं, वकालत क्यों न करें, अध्यापिका क्यों न बने, इसका फैसला हमारी देवियों को ही करना चाहिए कि उनकी कन्याएं कैसे शिक्षा पाएं, और स्वार्थी पुरुषों का फैसला वह क्यों मंजूर करने लगी। दूसरा आता है स्त्री के अधिकार। भारत में जो प्रेमचंद हैं वो ऐसी ही जागृति के लेखक हैं। उनको हमेशा से यही लगता रहा है कि पुरुष और स्त्री के अधिकारों में बहुत असमानता है और पुरुष का स्त्री के बिना काम भी नहीं चल सकता और वह उस पर जोर आजमाना भी नहीं भूलता है। फरवरी 1931 में उन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का अपहरण करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर इस समय आई हुई है वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर हमारे माताएं उसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होंगी जो कि उनका हक है। स्त्री के अधिकार को लिखते हुए वे कुछ मुद्दे सुझाते हैं, देखते हैं हम लोग। पहला, एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू हो। कोई पुरुष पत्नी के लिए जीवन काल में दूसरा विवाह न कर सके। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो, वह उसे रेहनवाय जो कुछ चाहे कर सके। पिता की संपत्ति पर पुत्रों पुत्रियों का समान अधिकार हो। तलाक कानून जारी किया जाए और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार हो। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका एक अंश। अगली हेडिंग है विधवाओं की स्थिति और विधवा विवाह। प्रेमचंद युग में विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक तो स्त्री थी, ऊपर से विधवा थी। बेचारी ऐसी स्त्री जिस पर कि दुख का पहाड़ टूट पड़ता था। अपने को सभ्य कहलाने वाले लोग उस पर तानों से अव्यंग वाणों की वर्षा करते थे जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाता था।
बहुत कुछ बदलने के बाद भी आज भी यह समाज विधवाओं, खासकर युवावस्था में हुई विधवाओं के प्रति सहानुभूति तो रखता है, लेकिन सहानुभूति का व्यवहार नहीं करता है। एक तो बाल विवाह, ऊपर से वैधव्य का ताना। प्रेमचंद जी दोनों पर टिप्पणी करते हैं और अक्टूबर 1933 में एक टिप्पणी लिखते हैं, विधवाओं के गुजारे का बिल, और उसमें साफ साफ ये दिखाते हैं कि हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण अगर जाति भेद है तो विधवाओं की दुर्दशा भी उसका खास सबब है। इसी टिप्पणी में वे आगे लिखते हैं, कहते हैं, विधवाओं के साथ समाज ने बड़ा अन्याय किया और अन्याय को पालकर कोई समाज सरसबा नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी विधवाओं के विषय में इस समाज की एक और सच्चाई को पकड़ते हैं। वे पाते हैं कि जिन्हें समाज अछूत या निम्न श्रेणी का मानता है, उनके यहाँ विधवाओं की स्थिति सवर्ण और सभ्य कहलाने वाले समाज के लोगों से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उन्होंने स्वामिनी शीर्षक कहानी में चित्रित किया है कि राम प्यारी का ससुर अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी पतोह राम प्यारी के दुख को शिद्दत से महसूस करता है और उसे घर की मालकिन बना देता है। यद्यपि वह नहीं चाहती है, फिर भी वह सोचता है इसी बहाने उसका दुख अगर कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं। अगली हेडिंग है तलाक का प्रश्न। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे देश में तलाक की अवधारणा नहीं थी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि हमारे देश में विवाह के बाद भी पत्नी को छोड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब चाहा कोई भी मिथ्या कानून बताकर पत्नी को घर से निकाल दिया। और मिथक लोक कथाएं हैं, लोक गीतों, यहाँ तक कि पुत्र प्राप्ति पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं जिन्हें सोहर कहा जाता है, उस समाज में उन सब गीतों के माध्यम से भी हम यही देखते हैं कि हमारे समाज की मानसिकता जो है कितनी गिर चुकी है। ऐसे में शिक्षा के प्रसार के बाद यहाँ तलाक जैसे नियम का आना एक जरूरी घटना थी, और इस नियम ने एक ओर जहाँ पुरुष की लंपटता पर लगाम लगाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर उन स्त्रियों को सहारा दिया जो कि परित्यक्ता हो रही थी। प्रेमचंद युग ही तलाक बिल का प्रत्यक्षदर्शी है। उसका समर्थन और उसका विरोध उसकी पुतलियों में अटका पड़ा है। प्रेमचंद जी ने अपने समय में स्त्री मुद्दे पर काफी कुछ लिखा है और उनके साथ हो रहे अत्याचार को तलाक बिल का समर्थन किया है, और अपने कथा साहित्य में इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि विवाह का रिश्ता जीवन पर्यंत बना रहे, इससे अधिक सुखद और कुछ नहीं हो सकता। वे इसी टिप्पणी में आगे लिखते हैं, हिंदू विवाह का आदर्श बहुत ऊंचा है। हिंदू विवाह और तलाक दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, लेकिन इस आदर्श का मूल्य बहुत कम हो जाता है जब उसके पालन का भार केवल स्त्रियों पर रख दिया जाता है। विशेषकर जब हिंदू देवियां खुद इस बिल की मांग पेश कर रही हैं, तो पुरुषों को उसे स्वीकार करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं रह जाता। स्त्रियों से जुड़ी कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जिन पर कि प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद जी स्त्रियों के खरीदे और बेचे जाने से व्यथित रहते थे। उन्होंने वेश्या समस्या पर गंभीरता से विचार किया है। वेश्या नामक कहानी में प्रेमचंद जी इस पेशे के लिए पुरुषों को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखते हैं कि इसकी शुरुआत पुरुषों ने ही की होगी। किसी भी समाज को पतन की ओर ले जाने के लिए यह पर्याप्त है कि उस समाज में स्त्री पुरुषों की काम तृप्ति के लिए वेश्या बन जाए। वेश्या की नायिका माधुरी कहती है, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा कर रही हो तो समझ लो कि उसके लिए कोई और आश्रय या फिर कोई और आधार नहीं है। प्रेमचंद जी जो हिंदी के पहले रचनाकार और चिंतक थे जिन्होंने कि पति के संपत्ति के अधिकार की वकालत की है, और वे स्त्री शिक्षा के भी घनघोर पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षित और कामकाजी स्त्रियां वास्तविक समाजी बदलाव उपस्थित करेंगी। तो इन सब हेडिंग्स के माध्यम से या पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि क्या थी और उन्होंने नारी विषय कहानियां किस आधार पर लिखी और उनमें क्या क्या वर्णन किया। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।